नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। राजपथ की शुरुआत करेंगे और देखिए, देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली खबर आज महाराष्ट्र से सामने आई, जहां पर अजित पवार अपने करीब 40 विधायकों के साथ एनसीपी से अलग हो गए और उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। इसके अलावा 8 और मंत्रियों ने भी शिंदे सरकार में शपथ ली है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासत आशंकाओं और अविश्वसनीय घटनाओं का वो खेल है जहां दांव पेच मिनटों में बदलते हैं। एक पल में इस पाले में खड़ा शख्स कब दूसरे पाले में जाकर सिकंदर बन जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में आज वैसा ही भूचाल आया है। घूम गई घड़ी, अजीत की हुई एनसीपी, भतीजे ने पलटी रोटी, उड़ा ले गया पार्टी, सुप्रिया का कद बढ़ा ज्यादा, जुदा हुए दादा, पवार के भतीजे का दम बन गया डीसीएम। 2024 की अंगड़ाई है, चाचा से सीधी लड़ाई है। हाई कमान बनी सुप्रिया, अजीत ने फैसला लिया। सियासत में सरप्राइज वाला संडे बना बड़े बड़े सियासी पंडितों को झटका दे गया। अजीत पवार अपने करीब 40 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और उन्होंने शिंदे सरकार को अपना समर्थन दिया। इसी के साथ अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उनके 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन जैसे भूचाल लेकर आया हो। अजीत पवार के एक फैसले ने पूरी तरीके से खलबली मचाकर रख दी। सुबह अजीत पवार अपने घर पर एनसीपी के विधायकों की बैठक रखते हैं। उसमें कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी शामिल होती हैं। पृष्ठभूमि ये बताई जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष न दिए जाने से अजीत पवार नाराज हैं। हालांकि ये जो कहानी है वो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और इसका एक सबसे बड़ी जो बानगी देखी गई थी वो ये थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि भतीजा कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। अंदर खाने लगातार खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार को समर्थन दे सकता है। और इस बीच में अजीत पवार ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से नाराज होकर सुप्रिया सुले उस बैठक से चली जाती हैं। जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सुबह ही शरद पवार को फोन कर दिया था और उन्हें कुछ न कुछ सुगबुगाहट थी कि अजीत पवार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस वजह से शरद पवार जो कि पुणे में थे, अपने सारे कार्यक्रम वो रद्द कर देते हैं। और फिर दोपहर 1:30 बजे के आसपास अचानक से खबर आती है कि राजभवन जा रहे हैं अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ शिंदे और फडणवीस सरकार को समर्थन देने के लिए। कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होता है। उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हैं अजीत पवार और उनके साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ ग्रहण लेते हैं। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि पार्टी और चुनाव चिन्ह मेरा है। सभी विधायक सांसद हमारे साथ है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो लोकसभा हो। अब महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के और एक और उप मुख्यमंत्री अजित पवार एनसीपी से। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी में 2 फाड़ हो गई है और पार्टी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। शिंदे सरकार में शामिल हुए अजित पवार और उनके गुट ने दावा किया कि उनके साथ 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। अब देखना होगा कि आगे सियासत में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रुक करेंगे अगली खबर का। यूसीसी में क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा,
ये तमाम वो सवाल है जो लोगों के जहन में है। तो कौन से दल यूसीसी के साथ है और कौन से दल इसके विरोध में है, कौन से दलों की स्थिति साफ नहीं है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको इस रिपोर्ट को हम दिखाते हैं। पूरे देश में इन दिनों बहस है कि आखिर यूसीसी से देश में क्या होगा, इस कानून से क्या कुछ बदल जाएगा। दरअसल ऐसी चर्चाएं हैं कि इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल सदन में आ सकता है। दरअसल उत्तराखंड में धामी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है और माना जा रहा है कि यही ड्राफ्ट पूरे देश में लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस धर्म पर कैसा असर डालेगा, इस पर नजर डालते हुए हिंदुओं के लिहाज से बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बदलाव होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन जरूरी है। इस्लाम की बात करें तो द मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 पर असर पड़ेगा। एक्ट के मुताबिक शरीयत या इस्लामिक कानून से शादियां, तलाक का प्रावधान खत्म होगा। यूसीसी आया तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव होगा। पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा खत्म होगी। सिख धर्म की बात करें तो आनंद मैरिज एक्ट 1909 पर असर पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख समुदाय में शादियां होती हैं। आनंद मैरिज एक्ट में तलाक का कोई प्रावधान नहीं। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 पर असर पड़ेगा। पारसी एक्ट में महिला के दूसरे धर्म में शादी पर अधिकार खत्म हो जाते हैं। गोद ली हुई बेटियों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं है। गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। ईसाई धर्म की बात करें तो उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर असर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन 10(1) के तहत तलाक के लिए 2 साल अलग रहना जरूरी है। सक्सेशन एक्ट 1925 मां को मृत बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। यूसीसी पर कुछ दल साथ हैं तो कुछ विरोध में खड़े हैं, कुछ असमंजस की स्थिति में है। बात अगर दलों की करें तो आम आदमी पार्टी समर्थन में है। शिवसेना उद्धव गुट ड्राफ्ट का इंतजार कर रहा है। एसपी समर्थन में है और बसपा भी समर्थन में है। अब अगर इन दलों की स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के लोकसभा में 6 सांसद हैं जबकि राज्यसभा में 3 सांसद हैं। बसपा के लोकसभा में 10 सांसद हैं। अगर राज्यवार यूसीसी की बात करें तो गोवा में यूसीसी लागू है जबकि उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट बनकर तैयार है। गुजरात में कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गोवा में यूसीसी लागू है। मध्य प्रदेश में कमेटी बना दी गई है। देश में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज है। लॉ कमीशन को यूसीसी पर सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 जुलाई तक है। यूसीसी को लेकर विपक्ष में भी एक राय दिखाई नहीं दे रही। जनता के बीच सर्वे की बात करें तो 53% से ज्यादा लोग इस विरोध को गलत मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जीत की गारंटी बन चुके हैं। 2019 में भी बीजेपी को जीत मिली थी और 2022 में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और अब 2024 में योगी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है ताकि तीसरी बार यूपी से प्रचंड जीत मिल पाए और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। योगी लगाएंगे हैट्रिक, फिर चलेगा मैजिक। 2019, 2022 में जीत, 2024 का प्लान सटीक। 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। तैयारी है कुछ ऐसी, सीटें मिलेंगी 80 में 80। 2024 के महासमर को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जानती है कि 2024 के लिए यूपी को जीतना बहुत जरूरी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2017 में यूपी में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2019 में एनडीए ने 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें 62 सीटों पर बीजेपी जबकि 2 सीटों पर अपना दल को जीत मिली थी। वहीं जब आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने ये दोनों सीटें सपा से छीन ली। आजमगढ़ में निरहुआ और रामपुर में घनश्याम लोधी की जीत हुई। इतना ही नहीं, हाल ही में रामपुर और स्वार विधानसभा सीट उपचुनाव में भी कमल खिला तो यूपी में 17 की 17 मेयर सीटों पर कमल खिला। ये प्रदेश में योगी का मैजिक था।
भूमाफियाओं पर एक्शन, अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई, मुख्तार अतीक जैसे हार्डकोर क्रिमिनल्स और उनके गैंग का पूर्वांचल से सफाया, बहन बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल और निवेश के लिए अनुकूल माहौल, ये वो तमाम वजह हैं जिन्होंने योगी की सख्त प्रशासक और कठोर फैसले लेने की छवि को और मजबूत किया है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अफसरशाही को लेकर सख्त हैं। जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। लाभार्थी सम्मेलन के जरिए संवाद कर रहे हैं। युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन की सौगात दी जा रही है। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया गया है। बीते कई दशकों से बीजेपी का कोर एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का था। विपक्षी दल लगातार राम मंदिर के एजेंडे को भुनाने का आरोप लगाते रहे। हालांकि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर इस लकीर को भी पाट दिया। अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की मॉनिटरिंग के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य समेत प्रदेश के 43,909 गांवों में हर घर नल, हर घर जल योजना का काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बड़ी तादाद में रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का भी लाभ 2024 में बीजेपी को मिलने की पूरी उम्मीद है। जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से राज्य का सियासी पारा चढ़ा ही रहता है। पंचायत और निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक योगी फैक्टर सुर्खियों में रहता है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि मई जून में भी वो यूपी में शिमला जैसा माहौल बना देते हैं। जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस फॉर्मूले के तहत 2014 से लगातार शीर्ष पर चल रही बीजेपी ने एक बार फिर यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे पहली कड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 80 सीटों वाले यूपी से योगी को लेकर एक खास तरह की चुनावी रणनीति तैयार की गई है। अयोध्या से राममय माहौल हमेशा बनता रहा है और 2024 में बड़ी राम लहर यहां से उठेगी। लेकिन सीएम योगी राम नहीं बल्कि भरत की भूमिका में रहकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि 2024 में या तो 2014 जैसी विराट जीत मिले या उससे भी विशाल विजय हासिल हो जाए। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव कोई भी हो, सुर्खियों में योगी ही रहते हैं और कसौटी पर रहता है योगी फैक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद ये गठबंधन टूट गया और एक बार फिर से ऐसी अटकलें हैं कि विपक्षी एकता के नाम पर सपा और बसपा 2024 में नजदीक आ सकते हैं। जी हां, आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या यूपी की राजनीति में आने वाला है बड़ा भूचाल? क्या फिर से बनने वाला है सबसे चर्चित गठबंधन? फिर एक होंगे बुआ भतीजा, बदलेगा 2024 का नतीजा। साइकिल हाथी आए साथ तो क्या बनेगी बात? 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त को याद करिए। मायावती और अखिलेश एक ही मंच से रैलियां कर रहे थे। नेताजी भी मायावती के साथ थे। सपा और बसपा का दूसरी बार गठबंधन हुआ था। लोगों को लगा था कि यह गठबंधन यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोक देगा, लेकिन सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। हालांकि मायावती 0 से सीधे 10 सीट पर आ गई। हालांकि कुछ ही वक्त बाद यह गठबंधन टूट गया। दोनों दलों में दूरियां आ गई। हाल ही में पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में मायावती को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन अब सपा के ही सांसद कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में मायावती का होना जरूरी है। फिलहाल सपा के पास 3 सांसद हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम हैं। उधर जयंत चौधरी भी सपा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत भी विपक्षी दलों की बैठक में पटना नहीं पहुंचे। हाल ही में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन मायावती की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अखिलेश ने चंद्रशेखर को फोन करके हाल चाल जाना। दरअसल मायावती चंद्रशेखर को बीएसपी के वोट बैंक के लिए नुकसानदायक मानती हैं।
लेकिन इस बीच माया और अखिलेश के एक बार फिर साथ आने की संभावनाएं चर्चा में हैं। बीएसपी के 2 सांसद दानिश अली और रितेश पांडे के सुर बगावती हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब दूरियां मिटेंगी? क्या मायावती अखिलेश फिर से साथ आएंगे? मोदी को हराने के लिए भुला देंगे गिले शिकवे? मौजूदा वक्त में सपा के 3 और बसपा के 10 लोकसभा सदस्य हैं। नीतीश की विपक्षी एकता से क्या बहन जी जुड़ेंगी? क्या विपक्ष की अगली मीटिंग में मायावती पहुंचेंगी? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मायावती बधाई और शुभकामनाएं देना भी नहीं भूली, तो मायावती पर हमले बोलने वाले वर्ग और एसटी हसन अब बहन जी का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि दोनों इसे अपनी निजी राय बता रहे हैं। दोनों का कहना है कि बीजेपी को 2024 में हराने के लिए विपक्षी गठबंधन में मायावती का शामिल होना जरूरी है। अंदर की खबर तो ये भी है कि सपा के कई नेता अखिलेश यादव से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि 2019 के गठबंधन का फायदा बीएसपी को तो हुआ था, लेकिन सपा को उसका फायदा नहीं मिला था। लोकसभा उपचुनाव में सपा रामपुर और आजमगढ़ की सीट तक हार गई। अब इस गठबंधन में दिक्कत ये है कि आखिर बातचीत की पहल कौन करे। फिलहाल देखना होगा कि मायावती का इस पूरे मसले पर रुख क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गोरखपुर में 2 नामों की चर्चा बहुत होती है, गोरक्षनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ। लेकिन एक तीसरा नाम भी है और वो है गीता प्रेस का। गीता प्रेस इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, जिसका समापन समारोह 7 जुलाई को होना है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। रिपोर्ट आप देखिए। गोरखपुर का गीता प्रेस इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। समापन समारोह 7 जुलाई को है, जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता प्रेस अब तक सनातन धर्म की 92 करोड़ किताबें छाप चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर इस साल की ही बात करें तो 2 करोड़ 42 लाख किताबें छापी गई हैं। गीता प्रेस को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गीता प्रेस ने 100 साल की परंपरा को तोड़कर प्रशस्ति पत्र लेने की बात स्वीकार की है। हालांकि धनराशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। गीता प्रेस गोरखपुर की 1923 में स्थापना। अब तक 92 करोड़ से ज्यादा किताबें प्रकाशित। किताबों की बाइंडिंग के वक्त जूते चप्पल नहीं पहनते कर्मचारी। गीता प्रेस के मंदिर नुमा दफ्तर। गीता प्रेस के अंदर भव्य आर्ट गैलरी भी है। फिलहाल 15 भाषाओं में 1848 तरह की किताबें छप रही हैं। देश में गीता प्रेस की करीब 20 ब्रांचेस हैं। रामचरितमानस का मूल्य 50 से 1600 रुपए तक। गीता प्रेस कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लेता। शताब्दी वर्ष के समापन समारोह पर पीएम मोदी यहां मेहमान होंगे। 7 जुलाई को वो 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 225 पेज की चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर के डीएम कृष्ण करुणेश और एसएसपी गौरव ग्रोवर ने गुरुवार की शाम को गीता प्रेस पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिला अधिकारी का कहना था कि प्रधानमंत्री के गोरखपुर आगमन की सूचना पीएमओ से मिली है। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को गोरखपुर आएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गीता प्रेस में उस तिथि को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।